नमस्कार मित्रों आज थोड़ी सी साहित्यिक चर्चा तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। और आज मैं जिन दो साहित्यकारों का कलमकारों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ, जिनके बारे में कुछ सामग्री हम आपस में बांट रहे हैं, उनमें एक है जॉन एलिया और दूसरी शख्सियत जो है वो बिल्कुल अलग है, जिसका जॉन एलिया की जो लेखन शैली है या शायरी उससे संबंध नहीं है, लेकिन उसकी सफलता जो है वो अपरिमित है, इतनी ज़्यादा सफलता। और उसके बारे में उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊं तो आपकी दिलचस्पी ज़रा बनी रह सकती है, लेकिन है बेहद दिलचस्प। इसमें कोई भी ये दास्तान बहुत दिलचस्प है और आपको पसंद आएगी और जीवन में प्रेरक भी सिद्ध होगी। और ये दोनों बातें साहित्य से जुड़ी हुई हैं। जॉन एलिया का मैं जो संदर्भ आपसे ले रहा हूँ कि जॉन एलिया इसी मध्य दिसंबर में ही पैदा हुए थे एक शहर में, और वो शहर है अमरोहा। अमरोहा बिल्कुल वही शहर जो कमाल अमरोही के नाम से भी जिसकी पहचान बाकायदा हमारे जहन में वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। और कई अन्य अदबी शख्सियतें भी उस शहर से जुड़ी हुई हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अमरोहा में ये आपको बता दूं, शायद आपकी हो सकता है कि आप भूल गए हों या आपके सामने ये तथ्य ना आया हो कि कमाल अमरोही और जॉन एलिया दोनों आपस में कज़न भी थे, और दोनों के मकान भी बिल्कुल साथ साथ एक मकान छोड़कर जॉन एलिया के सारा परिवार रहता था और एक मकान छोड़कर कमाल अमरोही साहब का सारा परिवार रहता था। अब दोनों ही अपने अपनी फील्ड की, अपने अपने क्षेत्र की महान हस्तियां, और अमरोहा आज के दिन या इन दिनों में दोनों को ही बेहद याद करता है। और जॉन एलिया के बारे में जब भी बात करते हैं तो समझ ही नहीं आता कि ये एक चिंतन के या सृजनशीलता के, क्रिएटिविटी के किस शिखर पर पहुंचकर ये शेर कहता था, शायरी करता था। ये बात अब तक शोध का विषय है कि क्या सामान्य रूप से ये चीज़ें संभव हैं। जॉन एलिया को अगर थोड़ा सा उसका अगर मूल्यांकन करना हो तो उसमें मैं आपको एक शेर के साथ ही आपसे कुछ बातें बांट लूँगा कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो ये इसकी एक अलग शैली थी, बात कहने का एक अंदाज़ होता था। और अमरोहा के ही एक मकान में जहाँ इनका परिवार रहता था, उस मकान में बाकायदा ये एक जॉन एलिया की तस्वीर है और तस्वीर के नीचे ये शेर लिखा है, और वो तस्वीर अब भी वहाँ कायम है। और इन दिनों में लोग उस मकान में ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर लगी हुई जो भी तस्वीरें हैं, जो चित्र हैं, उनको बड़े गौर से और बड़े प्यार से देखते हैं और उनके नीचे बिल्कुल लिखे हुए शेरों को भी अंदर तक महसूस करते हैं, उनकी तपिश, उनके अर्थ और उनकी जो कल्पना शक्ति की उड़ान है। और अमरोहा की मिट्टी जो है वो इन लोगों को भूल नहीं पा सकती। जॉन एलिया का जन्म मित्रों इसी दिसंबर के मध्य में ही वर्ष था 1931 जब ये जन्मे थे वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मन में यही था कि एक तो ज़िंदगी जो है बाकी की सारी वो बौन नदी वहाँ पर बड़ी अमरोहा के नज़दीक है, बिल्कुल पास। बौन नदी से इनका बड़ा लगाव था और ये चाहते थे कि ज़िंदगी जो बसर हो वो उसी नदी के किनारे हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। और जब विभाजन के समय अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश पर, अपने कुछ परिजनों के कहने पर जब इन्होंने भारत का वो हिस्सा अमरोहा छोड़ा, तो वो खुद बाद में इस बात को कई बार कहते थे कि मैं वो पल जो है कभी भी भूल नहीं सकता, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा उसी पल हुआ था, उसी दिन हुआ था। और जॉन एलिया उसके बाद पाकिस्तान बस गए जाकर, वहाँ पर भी उनकी ज़िंदगी में तरह तरह की चीज़ें सामने आईं, कुछ घटनाक्रम, कुछ परिवार की समस्याएं, कुछ बहुत सारी बातें ऐसी जो चर्चा का विषय बनी रहीं। और
ये भी कहा जाता है कि उनके जो वालिद थे उनके वो भी जो अल्लामा शफ़ीक हसन एलिया, उनका भी नाम यही एलिया पीछे उनके नाम के साथ ही लगता था। और वो भी एक अच्छे अपने वक्त के मकबूल शायरों में, स्थापित शायरों में उनका भी ज़िक्र अक्सर किया जाता था। और बाद में वसीम बरेलवी साहब ने तो कई बार ज़िक्र किया है कि मुझे जब भी कभी पाकिस्तान या दुबई में जॉन एलिया के साथ कोई मुशायरा पढ़ने का मौका मिलता तो जॉन एलिया का सबसे पहला सवाल ये था कि यार वो मेरा 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 हिंदुस्तान कैसा है अब, और मेरे अमरोहा कब गए थे पिछली बार तुम। दो सवाल उनके हर बार ये होते थे और मैं दोनों सवालों के जवाब जो है वो सकारात्मक रूप से देता था कि अमरोहा भी कायम है और अमरोहा आपको खूब याद करता है, और हिंदुस्तान भी कायम है और हिंदुस्तान भी आपको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ आपको याद करता है। और वहाँ के लोग आपकी जो शख्सियत है और आपकी जो शायरी है दोनों के ही प्रशंसक हैं। इसलिए खुदारा उनके लिए दुआएं करते रहिएगा, उनको अपनी दुआओं में बनाए रखिएगा। और उन्होंने भी आमीन कह के हर बार ये वादा किया कि ये दोनों चीज़ें मैं कभी अपने जहन से उतार ही नहीं सकता। दूसरा ज़िक्र मित्रों, मैं एक ऐसी जिसका मैंने ज़िक्र का, जिस लेखक का मैंने नाम आपको नहीं बताया अब तक, उसके बारे में कुछ तथ्य हैं, पहले तथ्यों को बांच लें। 17 साल की उम्र में उसे अपनी कुछ एक गुस्ताखियों के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया। गुस्ताखियाँ भी नहीं थी, कुछ एक नियम वो पूरे नहीं हो सके, उससे जो शर्तें थी कॉलेज में प्रवेश की और फ़ीस जमा कराने की समय पर और कुछ अन्य बातों की, वो पूरी नहीं हुई तो 17 साल की उम्र थी और कॉलेज से निकाल दिया गया। 25 साल की उम्र में उसकी माँ, जिसके साथ उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, लगाव था, वो भी चल बसी। और 26 साल की उम्र में उसका अपना भी गर्भपात हो गया है। एक ही बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो नहीं बन पाई। 27 साल की उम्र में दोबारा फिर से विवाह हो गया और पति ने जो 27 साल की उम्र में जब उसके साथ शादी की थी तो उसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घर की जो हिंसा है, घरेलू हिंसा, उससे उसे खूब उस पीड़ा से भी गुजरना पड़ा निरंतर। और उसके बाद 30 साल की उम्र में उसने पहली बार ख़ुदकुशी का पूरा एक फ़ैसला लिया कि मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है और मैं इस दुनिया को छोड़ना ही चाहती हूँ, मुझे ख़ुदकुशी करनी है। उसने बाकायदा अपना एक अंतिम नोट भी कहते हैं बना लिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी जान ले रही हूँ और इसके लिए किसी को भी दोषी ना ठहराया जाए। लेकिन सारे जुनून में उसमें ये भी एक बात आई कि मरने से पहले कुछ ना कुछ अपनी सारी बातें किसी किताब की शक्ल में लिख तो देनी चाहिए। और उसने सोचा, नोट अपना जेब में रखा, अपने पर्स में रखा और उसके बाद उसने वो किताब पूरी करने की शुरुआत कर दी। और आखिर 31 साल की उम्र में उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। और ये सिलसिला जब एक बार उसको अच्छा लगा, उसका स्वागत हुआ, तो उसे लगा कि मैं थोड़ा सा और लिख सकती हूँ जाने से पहले। जाना तो है, ये ज़िंदगी जीने के लायक नहीं है। तो उसने 35 साल की उम्र तक 4 किताबें और प्रकाशित करवा दी, लिख दी और उसके बाद प्रकाशित हुई और चर्चा का विषय बनी। और फिर उसे विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो लेखिकाएँ हैं उनमें उसको शुमार कर दिया गया। और 42 साल की उम्र में उसकी एक जो किताब थी जो चर्चा का विषय बनी, वो रिलीज़ के पहले दिन ही, आप ये विश्वास नहीं करेंगे, ये आंकड़ा विश्वसनीय नहीं लगता, लेकिन रिलीज़ के पहले दिन ही उसकी 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख प्रतियां वो पहले दिन, रिलीज़ वाले दिन ही बिक गईं। ये एक विश्व भर का एक कीर्तिमान था जो कोई भी अन्य लेखक या कोई भी अन्य कृति नहीं पूरा कर पाई। और ये औरत कौन थी?
मैं अब आपको नाम आपको बता ही देता हूँ कि J.K. रॉलिंग। तो J.K. रॉलिंग ने 30 साल की उम्र में खुदकुशी का फैसला लिया था और आज उसकी कृति जो है हैरी पॉटर, वो $15 बिलियन का एक ग्लोबल ब्रांड मानी जाती है। ग्लोबल ब्रांड कि विश्व में इस ब्रांड का, इस कृति का कोई मुकाबला नहीं है जहाँ तक बिक्री का सवाल है। और मित्रों, बस सबक बार बार वो यही कहती थी कि ज़िंदगी में बेशक आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक मिले हों, लेकिन अपने आप में विश्वास कभी भी टूटने मत दो। अपने आप में विश्वास कायम रहेगा तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो J.K. रॉलिंग को आत्महत्या वाला नोट अपने पर्स में रखने के बाद भी नसीब हुआ था। शुक्रिया।